नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। कल हमने अपने वीडियो में असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उस सिद्धांत का समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे। हम जानते हैं कि हर्शमैन द्वारा प्रतिपादित या प्रवर्तित असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत अल्पविकसित देशों के लिए शीघ्र आर्थिक विकास का मार्ग निर्दिष्ट करने का साहसिक प्रयत्न है। ये यथार्थिक है और विकास योजना के लगभग सभी पक्षों पर विचार करता है। इस सिद्धांत हर्शमैन ने अपने सिद्धांत में निर्यात प्रोत्साहन और आयात स्थानापन्न पर बल देने से और अधिक यथार्थता का समावेश हो गया है। ये न तो चीनी ढंग के राज्य द्वारा समस्त योजना बनाए जाने के पक्ष में है और न ही हर बात निजी उद्यम के कंधों पर छोड़ता है। इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि यह सिद्धांत निर्विवाद है। इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनका विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, असंतुलित वृद्धि की संरचना, संचालन और समय पर अपर्याप्त ध्यान। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्शमैन ने असंतुलित वृद्धि सिद्धांत की आलोचना करते हुए पॉल स्ट्रीट ने प्रश्न किया कि महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि असंतुलन किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि असंतुलन की इष्टतम कोटि क्या है। शीघ्र वृद्धि के लिए कहाँ और कितना असंतुलन किया जाए, वृद्धिशील बिंदु कौन से हैं, अर्थात असंतुलन की बनावट, उसकी संचालन और समय पर उचित ध्यान इस सिद्धांत में नहीं दिया गया है। दूसरा है प्रतिरोधों की उपेक्षा। पॉल स्ट्रीटन आगे कहते हैं आलोचना करते हुए कि ये सिद्धांत विस्तार के प्रोत्साहनों पर संकेंद्रण करता है और असंतुलित वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रतिरोधों की उपेक्षा करता है या उन्हें न्यून बना देता है। इस प्रकार से एक अन्य आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि जो प्रोफेसर नॉक्स कहा जाता है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता से बाहर है। जैसा कि हम जानते हैं, नक्स के संतुलित वृद्धि सिद्धांत की भांति ही हर्शमैन का सिद्धांत भी पूर्णतः अवास्तविक प्रत्याशाओं पर आधारित है। अल्पविकसित देशों में दबाव और तनाव निश्चित रूप से ही गंभीर होते हैं जो विकास की प्रक्रिया को रोक देते हैं। नेक्स्ट है आधारभूत सुविधाओं का अभाव। ये सिद्धांत तकनीकी व्यक्तियों, शक्तियों, परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में और वस्तुओं के लिए उचित घरेलू और विदेशी बाजार खोलने में भी अनेक कठिनाइयाँ हो सकती है, जिसका सिद्धांत में विवेचन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है साधनों की गतिशीलता का अभाव। प्रेरणा तंत्र तो यहाँ व्यवहार्य है जहाँ साधनों को आंतरिक गतिशीलता होती है, परंतु अल्पविकसित देशों में साधनों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी होता है। नेक्स्ट है स्फीतिकारी दबावों की उत्पत्ति। असंतुलित वृद्धि सिद्धांत की एक गंभीर परिसीमा ये है कि अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी दबाव का उत्पन्न हो जाना। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निवेश की बड़ी मात्राएं लगाई जाती है तो आय बढ़ेगी, उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में उनकी मांग बढ़ेगी और इस प्रकार से अनेक खिंचाव, दबाव और तनाव के कारण अनेक कमियां उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में कीमत स्तर में स्फीतिकारी वृद्धि होती है। अल्पविकसित देशों में कीमत पर नियंत्रण रखना भी कठिन हो जाता है क्योंकि सरकारें मौद्रिक और राजकोषीय तरीकों को प्रभावी ढंग से काम में लाने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट है अनुबंधन प्रभाव आंकड़ों पर आधारित नहीं है। हर्शमैन के असंतुलित प्रभावों के विश्लेषण में एक दोष ये रह जाता है कि वह किसी भी अल्पविकसित देश के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, जहां एक और अधिक पीढ़ियों तक सामाजिक ऊपरी व्यय सुविधाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती है। अतः इस सिद्धांत की अनेक सीमाएं, दोष और कमियां हैं, तथापि निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि असंतुलित वृद्धि की तकनीक अल्पविकसित देशों के विकास के लिए एक नई तकनीकी मार्ग मानी जा सकती है। ये रूस पहला देश था जिसने इस तकनीक को अपनाया और थोड़े ही समय में अपने आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाने में सफल हुआ। भारत ने भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ इस तकनीक को अपनाकर उसी मार्ग का अनुसरण किया। तथापि यदि सरकार इस स्फीतिकारी दबाव को नहीं रोकती है तो असंतुलित वृद्धि से आत्मनिर्भर वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं होगा।
नेक्स्ट है संतुलित एवं असंतुलित वृद्धि। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जबकि कुछ चुने हुए उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। अतः निवेश संतुलित वृद्धि के नियम पर आधारित होना चाहिए। संतुलित वृद्धि का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास समुचित एवं एक साथ करना। इसलिए निवेश एक विस्तृत सीमा में होना चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर नक्से कहते हैं कि अल्प विकसित देश जो है वो दरिद्रता के दुष्चक्र में बंधे हुए होते हैं, जबकि उनके आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इन दुष्चक्रों को तोड़ने के लिए बाजार का विकास किया जाए, क्योंकि विभिन्न उद्योग एक दूसरे की वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न करते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग क्षेत्रों के प्रोत्साहन और पोषण के लिए सामाजिक और आर्थिक ऊपरी व्ययों में पर्याप्त निवेश होना चाहिए। साथ ही नक्शे घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन के बीच उचित संतुलन कायम करने पर भी बल देते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि घरेलू और विदेशी क्षेत्र एक साथ विकास करें। अतः वास्तव में संतुलित वृद्धि से अभिप्राय ये नहीं है कि सभी क्षेत्रों में एक ही दर से निवेश किया जाए, बल्कि क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर निवेश की दर निश्चित की जाए। अतः लेकिन अनेक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि पर्याप्त पूंजी और वित्त की कमी, कच्चे माल के अभाव में इन अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रही है। अतः विकास के सिद्धांत के रूप में ये एक असफल प्रयोग ही सिद्ध हुआ है। अतः सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास न करके कुछ ही क्षेत्रों में निवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं और जिससे कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जा सके। इस कारण से अल्पविकसित देशों में कुछ चुने हुए प्रमुख क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश करके आर्थिक विकास किया जा सकता है। इससे उत्पन्न होने वाली मितव्यताओं में वृद्धि से अन्य क्षेत्रों को भी विकसित किया जा सकता है। अतः धीरे धीरे अर्थव्यवस्था असंतुलित वृद्धि से संतुलित वृद्धि की ओर बढ़ती है और इस प्रकार आर्थिक वृद्धि की असंतुलित प्रक्रिया अंत में संतुलित वृद्धि की व्यापक आवश्यकता में विलीन हो जाएगी। इस प्रकार से इस सिद्धांत की जो है को हम असंतुलित वृद्धि से संतुलित वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अल्पविकसित देशों में तकनीकी व्यक्ति शक्ति, परिवहन और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराने में और वस्तुओं के लिए उचित घरेलू और विदेशी बाजार खोलने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः संतुलित वृद्धि का सिद्धांत हो या असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत हो, इन दोनों में ही काफ़ी जो कमियां हैं, दोष है, वो पाए जाते हैं। तथापि इन दोनों अवधारणाओं में कई अंतर हैं। उन अंतरों के बावजूद भी संतुलित और असंतुलित वृद्धि के सिद्धांतों में दो समान समस्याएं पाई जाती है। प्रथम राज्य की भूमिका के बारे में और दूसरी पूर्ति सीमाओं एवं पूर्ति बेलोचों के बारे में। क्योंकि संतुलित और असंतुलित वृद्धि दोनों में पूरक क्रियाओं में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों के लिए राज्य नियोजन चाहिए। दूसरी ओर इन दोनों ही कूटनीतियों में एक दूसरी समस्या पूर्ति सीमाओं और पूर्ति बेलोचों की भूमिका की है और ऐसी स्थिति में इस प्रकार दोनों ही कूटनीतियाँ जो है वो पूर्ति सीमाओं की उपेक्षा करती है। यद्यपि संतुलित और असंतुलित वृद्धि की धारणाओं में कुछ समानताएं भी पाई जाती है। पहला, दोनों जो है निजी उद्यम प्रणाली में के पाए जाने का विश्वास करती हैं, जो बाजार क्षेत्र पर आधारित है और जिसके अंतर्गत वे कार्य करती है। साथ ही साथ वे जो है राज्य नियोजन के कार्यक्रम में भी विश्वास रखती है। दूसरा, दोनों पूर्ति सीमाओं और पूर्ति बेलोचों की भूमिका की उपेक्षा करती है। और तीसरा, दोनों सिद्धांत परस्पर निर्भरता की मान्यता पर आधारित है, परंतु बिना कोटि के। अतः निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि संतुलित और असंतुलित वृद्धि के बीच वाद विवाद बहुत अधिक बढ़ाया गया है और लगभग निरर्थक हो गया है। एक विकासशील देश में संसाधनों के अभाव को दृष्टिगोचर रखते हुए सबसे उत्तम तरीका असंतुलित वृद्धि की कूटनीति को अपनाना है। इस कूटनीति के अंतर्गत पहले एसओसी को विकसित किया जाए, तो अब आगे
डीपीए में निवेश को प्रोत्साहित करेंगे, तब अर्थव्यवस्था संतुलित वृद्धि की ओर अग्रसर होगी। जैसा कि भारत जैसे विकासशील देशों का अनुभव ये बताता है कि जब तक विद्युत, सिंचाई, मानव शक्ति, परिवहन आदि एसओसी का विकास पहले नहीं किया जाता है, कृषि, उद्योग और वाणिज्य का विकास रुक जाता है। और वास्तव में दूसरी ओर हम देखें तो वास्तव में रूस का विकास भी इसी प्रकार असंतुलित वृद्धि पर आधारित सिद्धांत के कार्यकरण के माध्यम से ही हुआ है। अतः ये सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इति